अक्सर हम सब ने ये सुना है कि जब भी किसी अनजान जगह पर जाया जाए तो वहाँ अगर हमें कोई खाने की चीज़ मिले, कोई तावी दिखे या फिर कोई कागज़ का टुकड़ा या सुंदर सा पत्थर नज़र आए तो ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो चीज़ वहाँ क्यों रखी गई है, कौन लाया था और किस मकसद से वहाँ छोड़ी गई है। और अगर हम गलती से भी उसे छू लें तो उसका अंजाम क्या हो सकता है, इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। आज की हमारी कहानी भी इसी बात से जुड़ी हुई है। ये कहानी है हज़ारा कम्युनिटी के कब्रिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम और आपका स्वागत है एक और डरावनी कहानी में, जहां मैं सुनाता हूं आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरीज। जब मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्लीन सिटी प्रोग्राम में गई थी तो हमें पार्क्स और कब्रिस्तानों को साफ करने का काम दिया गया था। हमारी टीम को एक ऐसा कब्रिस्तान मिला जो पहाड़ों के बिल्कुल करीब था। हमारी टीम में 6 लोग थे। मेरी सबसे अच्छी सहेली मेरी टीम में नहीं थी, इसीलिए हम दोनों अलग अलग ग्रुप में बंट गए थे। और हाँ, वो कब्रिस्तान हज़ारा कम्युनिटी का था। जब हम वहाँ पहुँचे तो ना जाने क्यों मुझे एक अजीब सी नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी कुछ दोस्तों ने भी यही बात महसूस की। हमने सफाई का काम शुरू किया। कूड़ा उठाते उठाते मेरी नज़र एक पतली सी गली पर पड़ी जहां आगे कुछ और कब्रें बनी हुई थी। मैं जिज्ञासा में वहां चली गई। वहां पहुंचकर जो नज़ारा मैंने देखा वो देखकर मेरा दिल डर से भर गया। 2 कब्रें थीं जो सबसे कोने में बनी थी। उनके ऊपर एक बड़ा सा दरख्त था और उस दरख्त पर बहुत सारे तावी और धागे लटके हुए थे। मैं थोड़ा और आगे बढ़ी तो देखा वहाँ कुछ खोपड़ियाँ, बालों के गुच्छे और कई कागज़ पड़े थे जिन पर किसी अजीब सी ज़बान में कुछ लिखा हुआ था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने उन्हें हाथ नहीं लगाया। थोड़ा और आगे गई तो कुछ खुदी हुई कब्रें भी दिखीं। वो जगह इतनी खामोश थी कि सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैं डर गई और बाहर आना ही बेहतर समझा। जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे वहाँ का गोरख यानी केयर टेकर मिला। उसने मुझे देखकर पूछा कि मैं वहाँ क्या कर रही हूँ। मैंने बताया कि हम क्लीनिंग टीम से हैं। वो थोड़ा गुस्से में बोला, अपने ग्रुप के पास जाओ और यहाँ दोबारा मत आना। मुझे उसकी बात अजीब लगी। मैंने सोचा सबको बताऊंगी, मगर ना जाने क्यों किसी को कुछ नहीं बताया। शाम होने लगी थी, आहान की आवाज़ आ चुकी थी और हम जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि हमें खबर मिली हमारी यूनिवर्सिटी की एक लड़की उसी कब्रिस्तान में बेहोश हो गई है। सब लोग भागकर वहां पहुंचे। वो लड़की बेहोश पड़ी थी। पानी डाला गया, दुआएं पड़ी गईं। आखिरकार वो होश में आई, मगर अगले ही पल जोर जोर से चीखने और रोने लगी और फिर से बेहोश हो गई। जब वो दोबारा होश में आई तो बस 2 लफ्ज़ दोहरा रही थी, कफन, कब्र। किसी को समझ नहीं आया कि उसे क्या हुआ था। अगले दिन यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पता चला कि उसकी हालत बहुत ख़राब है। उसकी सबसे करीबी दोस्त ने बताया कि वो उसके घर गई थी मिलने, और उसने जो बात बताई वो सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। उस लड़की ने कब्रिस्तान में वही जगह देखी थी जहां मैंने ताबी और पेपर्स देखे थे। उसने गलती से वो कागज़ उठाए और उन्हें देखने लगी। तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई धीरे से उसका नाम ले रहा हो। वो आवाज़ सुनकर वो आगे बढ़ी और उसने देखा एक खुदी हुई कब्र थी जिसके अंदर एक नंगा आदमी बैठा था। उसके बदन पर सिर्फ कफन का टुकड़ा था और वो अपने जिस्म से वो कफन फाड़ रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल मुर्दे जैसा था, फीका, बेजान और डरावना। वो लड़की वहां से भागी, मगर डर इतना ज़्यादा था कि रास्ते में ही बेहोश हो गई। उस दिन के बाद वो यूनिवर्सिटी कभी नहीं आई। उसकी दोस्तों ने बताया कि वो बहुत बीमार रहने लगी थी, अजीब अजीब चीज़ें देखने लगी थी और रातों को अक्सर किसी को पुकारते हुए उठ जाती थी। आज तक किसी को नहीं पता कि उस कब्रिस्तान में क्या था और वो नंगी लाश जैसी परछाई अब कहाँ है। मेरा नाम हादी है। मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ और मुझे बचपन से ही हॉरर कहानियाँ सुनने और सुनाने का शौक़ है। आज जो वाक़या मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ वो मैंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली से सुना था, और यकीन मानिए
इस कहानी ने मुझे हिला कर रख दिया था। ये हादसा साल 2005 का है। एक फैमिली थी जो गुजरांवाला से इस्लामाबाद के F11 सेक्टर में नई नई शिफ्ट हुई थी। पहले हफ्ते तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वक्त के साथ साथ उस घर में अजीब सी चीज़ें होने लगी। घर के लोग कहते थे कि उन्हें ऐसा महसूस होता है जैसे घर में उनके अलावा कोई और भी मौजूद है, कोई ऐसा जिसे वो देख नहीं सकते थे मगर वो उन्हें साफ साफ देख सकता था, क्योंकि वो अपनी मौजूदगी का एहसास हर वक्त करवाता रहता था। कभी खिड़कियां अपने आप खुल जाती, कभी बाथरूम के दरवाजे ज़ोर से बंद हो जाते और कभी किसी कोने से किसी जानवर की तरह हड्डियां चबाने की आवाज़ सुनाई देती। शुरुआत में सबने सोचा कि शायद नए घर की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन कुछ हफ्ते गुजरने के बाद वो सब महसूस नहीं बल्कि हकीकत बन गया। एक दिन जब घर में 3 भाई बहन अकेले थे और उनके वालिद बाहर गए हुए थे, तो अचानक शीशा टूटने की आवाज़ आई। जब वो देखने गए तो बाथरूम का शीशा टूटा पड़ा था और उसके आसपास खून के निशान थे। उन्होंने डर के मारे ये बात अपने पेरेंट्स को नहीं बताई। कुछ दिनों बाद एक रात करीब 3 बजे सबसे छोटी बहन पानी पीने के लिए किचन में गई। वो नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसकी बहन सुमैया किचन में खड़ी है और कुछ खा रही है। जैसे ही वो पास गई, उसने देखा कि सुमैया के हाथ में कच्चा गोश्त है और वो उसे चबा रही है। डर के मारे छोटी बहन धीरे धीरे माँ के कमरे में गई और पूरी बात बताई। अगले दिन सुमैया के वालिद उसके कमरे में गए। सुमैया वहाँ नहीं थी, लेकिन उन्होंने देखा कि उसके बेड का रुख काबा की तरफ था। वो हैरान रह गए, क्योंकि वो जगह नमाज के लिए रखी जाती है, सोने के लिए नहीं। रात को जब सुमैया के वालिद किचन से गुजर रहे थे तो उन्होंने वही मंजर देखा जो छोटी बेटी ने देखा था। सुमैया के हाथ में कच्चा गोश्त था और वो उसे ऐसे खा रही थी जैसे किसी भूखे जानवर ने शिकार पकड़ लिया हो। वो चौंक गए और उसकी तरफ बढ़े, मगर सुमैया ने अचानक अपने वालिद पर छलांग लगाई और उन्हें मारने की कोशिश करने लगी। वालिद ने डरते हुए आयतुल कुर्सी पढ़ी और उस पर फूंक मारी। सुमैया कुछ पल के लिए शांत हुई, फिर भागकर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अगले दिन उन्होंने एक आमिल से संपर्क किया जो खुद को साहिबे इल्म बताता था, मगर वो दरअसल जाली आमिल निकला। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन सुमैया की हालत और बिगड़ गई। फिर सुमैया के अंदर से एक मर्दाना आवाज़ निकली जो किसी अजीब ज़बान में बोल रही थी। कोई समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रही है। परिवार ने कई लोगों से मदद मांगी। आखिरकार किसी रिश्तेदार ने एक असली साहिब इल्म का पता बताया। अगले ही दिन वो घर आए और सुमैया पर रुक़या शुरू की। कुरान की तिलावत के दौरान सुमैया मर्दाना आवाज़ में चीखती रही, मगर साहिब इल्म ने आवाज़ रोके बिना बस यही कहा, जो भी साया है अल्लाह के हुक्म से इस जिस्म को छोड़ दे। काफ़ी देर बाद वो साया धीरे धीरे सुमैया के जिस्म से निकल गया। वो गिर पड़ी और बेहोश हो गई। कुछ दिनों में उसकी हालत बेहतर होने लगी, मगर उसके शरीर पर खरोंचों और नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे नोचा हो। सुमैया तो ठीक हो गई, मगर पूरा घर उस खौफनाक मंजर से मानो सदमे में चला गया था। मेरा आप सबसे सिर्फ यही पैगाम है, हर वक्त वज़ू में रहा करें, क्योंकि हमें कभी नहीं पता कि कौन सा वक्त हमारा आखिरी वक्त है। और अगर आखिरी लम्हे में हमारी ज़बान पर अल्लाह का नाम हो तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। हेलो, मैं और मेरी वालिदा ने हाल ही में आपका हॉरर स्टोरीज़ वाला चैनल देखा और अब ये हमारा रोज़ का मामूल बन गया है कि सोने से पहले हम आपकी एक कहानी ज़रूर सुनते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आज मेरी अम्मी की एक दोस्त का वाक़या आपके साथ शेयर किया जाए। हमारा ताल्लुक़ पंजाब से है और हम रहीम यार खान के एक गांव से हैं। मेरी नानी के घर के साथ ही मेरी अम्मी की दोस्त का घर हुआ करता था। दोनों घरों के बहुत अच्छे रिश्ते थे। मेरी अम्मी, खालाएँ और मामू सबकी दोस्ती उनके बच्चों के साथ बहुत गहरी थी। अक्सर उनके बच्चे मेरी नानी के घर खेलने आते और कभी हम उनके घर चले जाते। उनकी एक बेटी थी, नाम था फरजाना। उम्र करीब 15 साल रही होगी। वो मेरी अम्मी की बहुत अच्छी सहेली थी। एक दफ़ा ईद का दिन था। फरजाना की अम्मी ने
बकरे का गोश्त पकाया और डिब्बे में डालकर कहा, बेटी ये अपनी खाला के घर दे आओ, यानी मेरी नानी के घर। फरजाना तैयार हुई और गोश्त लेकर चल पड़ी। ये बात आज से तकरीबन 30 साल पुरानी है। फरजाना और उनका पूरा घराना बहुत शरीफ और सीधा सादा था। शाम हो गई लेकिन फरजाना वापस घर नहीं आई। उसकी अम्मी को लगा कि शायद अब तक अपनी खाला के घर होगी, मगर जब फ़ोन किया तो पता चला कि वो वहाँ पहुंची ही नहीं। 2 दिन तक उसकी तलाश जारी रही। तीसरे दिन खबर मिली कि ईंटों की भट्टी के पास एक लड़की बेहोश मिली है। घर वाले वहाँ पहुंचे, देखा तो वो फरजाना थी। उसे घर लाया गया, फिर हॉस्पिटल लेकर गए। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो सबने पूछा कि वो कहाँ थी। फरजाना ने बताया, जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मौसम अचानक बदल गया। तेज आंधी चली, चारों तरफ मिट्टी ही मिट्टी थी। गोश्त वाला बैग नीचे गिर गया और मैं भी गिर पड़ी। फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब आँख खुली तो मैंने खुद को ईंटों की भट्टी में देखा। वहाँ एक शादी जैसा माहौल था। बहुत लोग बैठे थे लेकिन सब अजीब लग रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे खाना भी दिया, फिर मुझे कुछ याद नहीं। जब फिर होश आया तो मैं हॉस्पिटल में थी। इस वाक़ये के बाद से फरजाना ना कुछ खाती थी ना कुछ पीती थी। दिन ब दिन बहुत कमज़ोर होती जा रही थी। यहाँ तक कि नहाते या कपड़े बदलते वक्त उसकी अम्मी रो पड़ती थी। वो कहती थी, मेरी बेटी को सजने संवरने का बहुत शौक था। मैं उसके लिए मेकअप भी लाई थी, लेकिन अब वो बिल्कुल चुप रहती है। मैं ही उसे सजाती, नेल पॉलिश लगाती, मगर वो जैसे एक जिंदा लाश बन गई थी। अम्मी बताती हैं कि उसके बाद उसने हम सबके साथ खेलना भी छोड़ दिया और इस हादसे के 1 महीने बाद फरजाना की मौत हो गई। आज भी जब अम्मी ये वाक़या सुनाती हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किसी को नहीं पता कि उसकी मौत कैसे हुई, मगर सबका यकीन यही है कि इसके पीछे जिन्नात थे। अब उसकी वालिदा भी इस दुनिया में नहीं रही। हम यही उम्मीद करते हैं कि वो दोनों जन्नतुल फिरदौस में साथ होंगी। अल्लाह ताला उन्हें और तमाम मरूमीन को जन्नत में आला मकाम अता करे। आमीन। दुआ यही है कि अल्लाह ताला सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर बुरी नज़र और हर अदृश्य खतरे से बचाए और हम सब की ज़ुबान पर हमेशा उसका नाम रहे। इस कहानी के साथ हमारी याददाश्त में रह जाएगा फरजाना का साहस और हमारी जिम्मेदारी कि हमेशा सुरक्षित और हिफाजत के साथ ईमान के रास्ते पर चलें।